बातों को रिवाइज कर लेते हैं। जैसा कि अपन ने पहले संविधान सभा के बारे में पढ़ा था, तो संविधान सभा का निर्वाचन कैबिनेट मिशन की रिकमेंडेशन से हुआ था। जुलाई अगस्त 1946 में ये चुनाव हुआ था और इस संविधान सभा में कुल 389 मेंबर्स होने थे, जिसमें से ब्रिटिश इंडिया से 296 सदस्य होने थे, जबकि प्रिंसली स्टेट्स से 93 मेंबर्स जो है वो होने थे। और जब ये चुनाव हुआ तो इसमें चूंकि कांग्रेस के 208 सदस्य निर्वाचित हुए थे और मुस्लिम लीग के केवल 73 मेंबर्स इलेक्ट हुए थे, इसलिए मुस्लिम लीग ने संविधान सभा की आगे की कार्रवाई में भाग नहीं लिया और उन्होंने उसका बहिष्कार कर दिया था। इसलिए संविधान सभा 9 दिसंबर 1946 तक अपना कोई कार्य नहीं कर पाई और जैसा कि 9 दिसंबर को संविधान सभा की पहली बैठक हुई, उसके 2 दिन बाद 11 दिसंबर को दूसरी बैठक हुई, जिसमें स्थायी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और संवैधानिक सलाहकार जो है वो चुने गए थे और नियुक्त किए गए थे। और उसके बाद 2 दिन बाद ही 13 दिसंबर को उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था। तो इसमें सबसे मुश्किल जो है आपको याद रखना, उद्देश्य प्रस्ताव, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो था उसकी विशेषताएं थी। तो वो एक बार मैं वापस आपको बता देता हूँ कि संविधान सभा ने ये तय किया कि उनका उद्देश्य क्या है। तो मुख्य बिंदु कौन से थे उद्देश्य प्रस्ताव के? तो सबसे पहला तो ये था कि स्वतंत्र संप्रभु भारत को एक गणराज्य बनाना है, रिपब्लिक बनाना है, यानी कि ये मोनार्की सिस्टम नहीं होगा ब्रिटेन की तरह। दूसरा इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण करना था। दूसरा इसमें रखा गया था कि किन किन क्षेत्रों को भारत में शामिल करना है। तो उसमें ये क्लियर किया गया था कि ब्रिटिश इंडिया के जितने भी क्षेत्र हैं वो स्वतंत्र भारत के हिस्से होंगे, तथा इसके साथ ही जो प्रिंसली स्टेट्स, रियासतें थी, वो भी स्वतंत्र भारत के हिस्से होंगे और अन्य भारतीय क्षेत्र जो है, इनके अलावा जो भी भारतीय क्षेत्र थे उनको भी इंडिपेंडेंट इंडिया में जो है वो शामिल किया जाना चाहिए। और इसके साथ ही अन्य कोई ऐसा राज्य या ऐसा क्षेत्र जो स्वेच्छा से भारत में शामिल होना चाहे, उसे भी स्वतंत्र भारत में जगह दी जानी चाहिए। तो ये 4 तरह के क्षेत्रों को शामिल करने का प्रोविजन इसमें था। उसके बाद था कि ये जो भारत होगा ये एक संघीय प्रवृत्ति का होगा, फेडरल नेचर जो है वो इसकी होगी, जिसमें स्टेट्स को अधिक ऑटोनॉमी दी जाएगी, स्वायत्ता दी जाएगी, ज्यादा स्वायत्ता दी जाएगी, तथा अवशिष्ट शक्तियां राज्यों को दी जाएगी। ये ध्यान रखने वाली बात है, क्योंकि वर्तमान में अवशिष्ट शक्तियां, ये कहें कि रेजिड्यूरी पावर्स जो है अभी हमारे केंद्र के पास है, लेकिन उद्देश्य प्रस्ताव में इसके लिए कहा गया था कि ये राज्यों के पास जो है वो रहेंगे। इसके साथ ही इसमें कहा गया था कि संवैधानिक जो निकाय हैं, सरकार के जितने भी अधिकारी होंगे या कार्यालय होंगे या जो भी सरकार होगी, उसकी सारी शक्तियों का जो स्रोत है वो जनता होनी चाहिए। ऑल पावर्स एंड अथॉरिटीज शुड बी डिराइव्ड फ्रॉम द पीपल। और इसको वन वर्ड में यदि हम कहें तो लोकतंत्र जो है वो भारत में होना चाहिए, जनता की शासन में भागीदारी होनी चाहिए। तथा नागरिकों के लिए न्याय की बात की गई थी, 3 तरह के न्याय की बात की गई थी, 8 तरह की स्वतंत्रता की बात की गई थी, तथा 3 प्रकार की समानता की बात इसमें जो है वो की गई थी। तथा कमजोर वर्गों और क्षेत्रों के लिए उनके हितों को प्रोटेक्ट करने के लिए भी इसमें विशेष उपाय करने का सुझाव जो है वो दिया गया था, जिसमें कि माइनॉरिटीज और पिछड़े हुए और जनजातीय जो क्षेत्र हैं ज्योग्राफिकली, उनके डेवलपमेंट के लिए स्पेशल सेफ गार्ड्स होने चाहिए। और सोशली, सामाजिक रूप से जो वंचित वर्ग है या अन्य पिछड़े वर्ग हैं, उनके हितों के प्रोटेक्शन के लिए भी सेफ गार्ड या विशेष उपाय करने का प्रावधान इसमें किया गया था। और इसके साथ ही यह भी क्लियर किया गया था कि भारत की जो अखंडता है, इंटीग्रिटी है, इसको बनाए रखना है। और इंटीग्रिटी को बनाए रखने के साथ ही जो भारतीय टेरिटरी है और उसके अंदर जल, थल और नभ तीनों पर जो है वो संप्रभु, सॉवरन राइट हमारा जो है वो बना रहना चाहिए हमेशा। और इसके साथ ही ये कहा गया, विश्व शांति और मानव कल्याण की बात जो है वो की गई थी। और ये भी कहा कि प्राचीन काल से ही विश्व में भारत की विशिष्ट पहचान है, एक विशेष स्थान है, तो वो विशिष्ट पहचान और स्थान भी बरकरार रहना चाहिए। इस तरह का संविधान जो है वो हमारा बनना चाहिए। तो ये उद्देश्य प्रस्ताव की विशेषताएं थी।
उसके बाद संसदीय समितियां जो सॉरी संसदीय नहीं संवैधानिक संविधान सभा ने जो है वो अपने कार्यों को बांटने के लिए समितियां बनाई थी, जिसमें जो प्रमुख समिति संघ का संविधान कैसा होना चाहिए, यूनियन का कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होना चाहिए और यूनियन के पास पावर्स कौन कौन से होने चाहिए, और कमेटी फॉर इंडियन स्टेट्स, ये 3 कमेटियां थी जिसके जवाहरलाल नेहरू जो है वो अध्यक्ष थे। और इसके साथ ही प्रांतों का संविधान कैसा होना चाहिए, इसके अध्यक्ष पटेल थे। और इसके साथ ही एक एडवाइजरी कमेटी और बनाई गई थी जिसको 4 कार्य जो है वो दिए गए थे। फंडामेंटल राइट्स, माइनॉरिटीज, अनुसूचित व जनजातीय क्षेत्र एंड एक्सक्लूडेड एंड पार्शियली एक्सक्लूडेड एरियाज जो है, इनमें शासन व्यवस्था कैसी होनी चाहिए थी। तो इस समिति के अध्यक्ष भी पटेल थे और इसकी 4 उप समितियां बनाई गई थी जिनके अध्यक्ष JB कृपलानी, HC मुखर्जी और जो है AV ठक्कर और गोपीनाथ बारदोलोई जो है वो उन उप समितियों के अध्यक्ष थे। और इसके अलावा भी अनेक छोटी कमेटियां जो है वो बनी थी। और महत्वपूर्ण समिति थी प्रारूप समिति जिसके अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर थे और इसमें 7 सदस्य थे। 7 सदस्यों के नाम आपको वापस रिवाइज करने हैं, आप रिवाइज कर लेना। तो ये महत्वपूर्ण संवैधानिक समितियां थी। और इसके बाद देखा कि 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हो गया था। तो आजाद होने के बाद जो है संविधान सभा की भूमिका में क्या बदलाव आए थे, तो 3 बदलाव आए थे। पहला तो ये था कि अब ये एक संप्रभु संस्था बन गई थी। पहले संप्रभु संस्था नहीं थी, सॉवरन बॉडी नहीं थी, अभी एक सॉवरन बॉडी बन गई। दूसरा, अब ये इसकी दोहरी भूमिका हो गई, ये डबल रोल प्ले करना था इसको। संविधान निर्माण के साथ साथ इसे विधायिका का कार्य भी करना था, ठीक है। और उसके बाद जो है तीसरा बदलाव जो है मेंबर्स का आया था। पहले 389 मेंबर्स होने थे संविधान सभा में, लेकिन अब जो है 299 मेंबर जो है वो रह गए थे। इस 299 मेंबर्स में से 229 मेंबर्स जो है वो ब्रिटिश इंडिया से थे और 70 सदस्य जो है वो प्रिंसली स्टेट से इसमें आए थे। तो ये 3 बदलाव जो है वो हुए थे। और इसके बाद महत्वपूर्ण निर्णय क्या लिए थे संविधान सभा ने? संविधान सभा ने एक तो अपने राष्ट्र ध्वज को मान्यता दी थी 22 जुलाई जुलाई 1947 को, और 13 मई 1949 को उन्होंने कॉमनवेल्थ की जो है वो ये तय कर लिया था कि भारत कॉमनवेल्थ का मेंबर जो है वो रहेगा। और उसके बाद 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की आखिरी बैठक हुई थी और इसमें उन्होंने राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत को मान्यता दी थी। और उसके साथ ही भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का निर्वाचन भी उन्होंने किया था। और यही बैठक उनकी आखिरी बैठक थी और इस बैठक में उन्होंने स्वयं संविधान सभा को भंग कर दिया था। और इसके बाद भी संविधान सभा जो है वो विधायिका के रूप में कार्य करती रही 1952 तक। तो इस तरह से ये अब तक अपन ने जो पढ़ा। और इसके बाद अपन ने देखा था कि संविधान सभा की आलोचनाएं की जाती है। तो वो आलोचनाएं आपको याद ही होगी, जैसे कि 6 आलोचनाएं की जाती है पारंपरिक रूप से। पहला तो कि ये जनता के द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित नहीं थी, इसलिए जनता की प्रतिनिधि नहीं थी। दूसरी आलोचना की जाती है कि ये एक संप्रभु संस्था नहीं थी। तीसरी आलोचना की जाती है कि इसने समय बहुत ज्यादा ले लिया था, जबकि अमेरिकी संविधान सभा ने मात्र जो है 4 महीने में अपना संविधान बना लिया था, जबकि इन्होंने 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लिया था। और उसके बाद अगली आलोचना की जाती है कि इसमें अधिकांश मेंबर कांग्रेस के थे, इसलिए संविधान कांग्रेस की विचारधारा से ज्यादा प्रभावित है। और इसके साथ ही एक आलोचना ये की जाती है कि इसमें हिंदू सदस्य ज्यादा थे, इसलिए भारतीय संविधान हिंदू आइडियोलॉजी से ज्यादा प्रभावित है। और इसके साथ एक और आलोचना की जाती है कि इसमें जो सदस्य थे वो राजनेता और वकील थे और अन्य वर्गों को प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया, और वकीलों के कारण इसकी भाषा बहुत ज्यादा क्लिष्ट थी। तो ये अब तक जो है वो अपने संविधान सभा में अपन ने ये पढ़ा था। तो आज